नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवाई एजुकेशन में। वी हैव लर्न अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन एंड आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सब अच्छे तरह से समझ में आएगा। जी आइए देखते हैं। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। जी तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन होगी, जैसे किसी समूह को या किसी झुंड को ही समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके नाम को, समूह है उसके नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इसके मैं इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार डेफिनेशन को। अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स is called कलेक्टिव नाउन। यानी कि कॉमन नाउन्स के ग्रुप को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है एंड अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएं तो उनसे मिलकर क्लास बन जाती है, तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। तो यानी कि जो कॉमन नाउन है उनका ग्रुप हो जाता है। जैसे कि एक प्लेयर एक कॉमन नाउन हो गया एंड प्लेयर से मिलकर एक टीम बन जाती है, तो टीम हो जाता है कलेक्टिव नाउन। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि व्यक्तियों के लिए क्या होगा, वस्तुओं के लिए क्या होगा और प्लेस के लिए होगा या नहीं होगा। देखते हैं। तो पर्सन के लिए होंगे यहां पे, जैसे कि क्लास, फैमिली, ज्यूरी, क्रू, क्राउड। ये होंगे व्यक्तियों के लिए एग्जांपल्स। अब मैं लिखता हूं प्लेस के लिए। नो कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि जगह के लिए कोई भी समूहवाचक संज्ञा होती ही नहीं है। जैसे अपने गांव का नाम है, गांव के नाम को आप, या फिर जैसे विलेज है, कभी विलेजेस नहीं हो सकते। गांव का समूह कभी नहीं होगा, शहरों का समूह कभी नहीं होगा। तो प्लेस के लिए कोई भी कलेक्टिव नाउन नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब मैं लिख रहा हूं थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए। थिंग्स के लिए एग्जांपल्स होंगे जैसे कि गार्लैंड, यानी कि फूलों की माला। एंड इसके बाद में होगा बंडल, बंच का मतलब ही गुच्छा ही होता है, वस्तुओं के जो गुच्छा होता है उसके लिए। एंड पाइल यानी होता है ढेर। और फ्लीट यानी जहाजों का बेड़ा। अब मैं एनिमल्स के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। एनिमल्स के एग्जांपल होंगे जैसे कि हर्ड, प्राइड, फ्लोक, फ्लाइट एंड पैक और स्वाद। तो इनके एग्जांपल्स में दोबारा से बता देता हूं। हर्ड का मतलब भी होता है झुंड, प्राइड का मतलब भी होता है झुंड, एंड फ्लोक होता है उड़ने वाले पक्षियों के लिए। फ्लोक और फ्लाइट दोनों ही उड़ने वाले पक्षियों के लिए होता है, यानी कि झुंड। और पैक होता है, जैसे शावक होते हैं, शेर के जो बच्चे होते हैं, उनका जो गुच्छा होता है, यानी कि उनका जो झुंड होता है, उनके लिए पैक यूज होता है। स्वार्म होता है, जैसे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनका कोई भी झुंड होता है, उनका कोई गुच्छा होता है, उनको बोलते हैं स्वार्म। तो ये अलग अलग के लिए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं इनको यूज करके आपको बता देता हूं, जिससे आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल। जी तो इसका पहला एग्जाम्पल होगा सी इज कैरिंग, सी इज कैरिंग ए बुके ऑफ स्टिक्स on her head.
आपको बताना है इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है। जैसे कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये इसका तीसरा पार्ट है, या फिर इसमें नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। तो ए बी सी डी में से कौन सा गलत है? देखिए मैं बता देता हूं। सी इज कैरिंग, उसने उठाया हुआ है, फिर रखा हुआ है, या फिर पकड़ा हुआ है अ बुके ऑफ स्टिक्स, यानी कि एक गुच्छा स्टिक्स लकड़ियों का ऑन हर हेड, अपने सर पर। तो इसमें लकड़ियों के गुच्छे के लिए, लकड़ियों के लिए, स्टिक्स के लिए कभी भी बुके यूज नहीं होता है। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, तो लकड़ियों का भी गुलदस्ता नहीं होता है, वो फूलों का होता है। तो यहाँ पे बुकेट ना होके यहाँ पे बंडल होगा, तो हमें यूज करना है बंडल। आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल और देखता हूं ऐसा। When he saw a bundle of grapes, his mouth water, यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने अंगूरों का गुच्छा देखा। तो यहाँ पे बंडल है, अंगूरों का गुच्छा होता है, बंडल नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पे बंडल यूज न करके हमें बंच यूज करना है। यहाँ पे आएगा बंच। इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब भी मायने रखती है। तो मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए 2 एग्जाम्पल लिखता हूं। आप पहले वीडियो पॉज करके उनको बताएंगे कि उन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अगर है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। मैं दोनों लिख देता हूं एक बार, प्लूरल और सिंगल जी। तो इसका एग्जाम्पल पहला होगा अ पिले ऑफ बुक्स इज एंड आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, यानी कि पिले ऑफ बुक्स इज आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। सॉरी, इसको पिले नहीं पाइल बोलेंगे। तो एक किताबों का ढेर उस पे टेबल पे पड़ा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी या आर यूज करेंगे हम। आप ये देखिए, दूसरा एग्जांपल और लिखता हूं। बुक्स आर और इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। इसमें मैंने बुक्स लिखा है, तो इसको आपको सब्जेक्ट में ध्यान रखना है। इसमें ए लगा है, यानी कि एक ढेर, किताबों का एक ढेर टेबल पे पड़ा है। इसके लिए हम इज यूज करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे। आप बुक्स को देख के यहाँ पे आर मत कर देना, क्योंकि हमें आगे ए लगाया है। तो किताबों का एक ढेर टेबल पे पड़ा है, इसलिए हम इज यूज करेंगे। और इस सेंटेंस में बुक्स, इसमें कई किताबों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आर यूज करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूं अब, जिनमें कुछ ऐसी कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा ही प्लूरल होती हैं, सिंगुलर नहीं होती हैं। वो एग्जांपल लिखूंगा अब मैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम कलेक्टिव नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे हम इसका अच्छे से उपयोग करना जान जाएंगे। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सम कलेक्टिव nouns are always plural, यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती है, यानी कि उनके साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो वो कौन कौन सी हैं मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। पीपल, कैटल, मैं जिनके थोड़े डिफिकल्ट नेम है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पीपल यानी हम जानते हैं लोग, कैटल यानी होता है पशुओं का समूह, तो पशुओं का समूह हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाएगा। कैटल के बाद में हो सकता है कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है
घुड़सवार सेना, जो लड़ाई के लिए घोड़े पे सवार होते हैं, घुड़सवार सेना। इसके बाद में होती इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना। एंड जेंट्री, जेंट्री यानी सभ्य लोगों का समूह। एंड आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब होता है तोपखाना, सॉरी इसमें डबल टी है यहाँ पे। आर्टिलरी यानी तोपखाना। आर्टिलरी के बाद में हो सकते हैं क्लेर्जी, क्लेर्जी यानी पादरियों का समूह। पीजेंट्री, पीजेंट हम सब जानते हैं, पीजेंट यानी किसान होता है, तो पीजेंट यानी किसानों का समूह। एंड हस्बेंड्री, हस्बेंड्री, हस्बैंड का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन हस्बेंड्री का मतलब पशुपालकों का समूह होता है। जो पशुपालक होते हैं उनके समूह को बोलते हैं हस्बेंड्री। एंड इसके बाद में हो सकते हैं स्वाइन, स्वाइन यानी सुअरों का समूह। एंड वर्मिन, वर्मिन यानी होता है दीमक। तो दीमकों के जो समूह होता है उसको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाए। तो ये जो मैंने नाउन्स लिखी हैं, कलेक्टिव नाउन्स, इनका यूज हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा। इनके साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमें। अगर सिंगुलर करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और इसके साथ ही इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं, जिसमें हम ये यूज करके देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल होगा द आर्टिलरी have or has been removed from here। दोबारा बता देता हूं, द आर्टिलरी हैव या हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। तो जो आर्टिलरी है, अभी अभी मैंने लिखा है, आर्टिलरी क्या होता है? तोपखाना। आर्टिलरी यानी तोपखाना। तो तोपखाने के लिए हमें हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो इसमें हैव प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर होती है। तो इसमें सही कौन सी होगी? हैव, जबकि हैज गलत होगी। इसके साथ में दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, द पीपल ऑफ इंडिया इज आर ऑनेस्ट। द पीपल ऑफ इंडिया इज आर ऑनेस्ट। तो द पीपल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो पीपल मैंने अभी अभी लिखाया था, पीपल प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स के लिए यूज होता है। तो इसके साथ में प्लूरल हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि आर। इसमें एज इज नहीं आएगा। आपको एक और एग्जांपल लिखवा देता हूं, द पुलिस रनिंग आफ्टर, सॉरी इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज और आर। द पुलिस इज आर रनिंग आफ्टर अ थीफ। तो द पुलिस इज आर रनिंग आफ्टर अ थीफ, यानी कि पुलिस एक चोर के पीछे भाग रही है, या फिर पुलिस वाले चोर के पीछे भाग रहे हैं। तो मैंने बात किया था, बता देता हूं, पुलिस, पुलिस भी प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स के लिए यूज होता है। मैंने उस लिस्ट में ऐड नहीं किया था, तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। पुलिस को भी हमें प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स के लिए यूज करना है। तो इसमें याद आ जाएगा, आर सही होगा और इज गलत होगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कर लिया है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता देता हूं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है। आइए देखते हैं। मैंने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया है, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका, सम कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर as well as plural।
यानी कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और वैसे के वैसे ही वो प्लूरल भी होते हैं। यानी कि जैसे क्लास है, तो क्लास के आगे सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी लग सकता है, बिना उसको क्लासेस बनाए। तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनके लिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, वो वर्ड लिख देता हूं मैं। जैसे पहले तो हम क्लास ही लिख देते हैं, क्लास, फैमिली, ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट आदि। तो जैसे कि क्लास है, फैमिली है, ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब होता है जैसे न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं। ऐसे ही कमिटी, कमिटी तो हम सब जानते हैं, एंड पार्लियामेंट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी एज वेल ऐसे के ऐसे यूज होंगे और प्लूरल भी एज वेल एज, यानी कि ऐसे के जैसे के तैसे यूज होंगे उनमें। तो उनकी कंडीशन होती है, मैं कंडीशन के बारे में लिख देता हूं, अब वो जरा देखिएगा जी। तो मैं उसकी कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, जिसे मैं इधर लिख देता हूं सिंगुलर के लिए, यानी कि जो मैं यहां पे लिखूंगा वो कंडीशंस होंगी सिंगुलर के लिए, और यहां पे लिखूंगा प्लूरल के लिए। जैसे कि जो इनमें कोई अगर कोई फैसला होना चाह रहा है, जैसे फैमिली में या कमेटी में या ज्यूरी में अगर कोई फैसला है, तो वो कब उसके लिए वो सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, जब उसमें कोई भी डिसीजन यूनानिमसली लिया जाए। यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, विदाउट वोटिंग, विदाउट वोटिंग, in a single view, in a single view, in a single voice, without dispute। यानी कि अगर उस फैमिली में, उस कमेटी में अगर कोई फैसला लिया गया है, अगर वो फैसला एक मत हो, यानी कि सभी लोगों का मत एक ही हो, या फिर विदाउट वोटिंग, बिना वोटिंग के ही फैसला ले लिया जाए, या फिर इन ए सिंगल व्यू, एक ही नजरिया रहे फैसले के लिए, इन ए सिंगल वॉइस, सभी लोग एक ही बात बोले, विदाउट डिस्प्यूट, यानी बिना वाद विवाद के वो फैसला हो जाए, तब तो उसके लिए हमें सिंगुलर यूज करना है। और इसके विपरीत अगर फैसले लिए जाए तो वो प्लूरल के लिए होता है। तो क्या होंगे? नॉट यूनानिमस, या फिर इसको लिख सकते हैं डिवाइड, या फिर मेजोरिटी। ये तीनों एक ही बात होंगी, ठीक है। और विद वोटिंग, यानी फैसला वोट डाल के किया जाए। डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट व्यू। एंड विद डिस्प्यूट, यानी कि उस कमेटी में जो फैसला है वो नॉट यूनानिमस, यानी एक मत नहीं लिया जाए, या फिर डिवाइड, वो सभी लोग फैसले के लिए बट जाए, अलग अलग हो जाए, कि आधे लोगों का मत एक तरफ हो, आधे लोगों का मत दूसरी तरफ हो, या फिर मेजोरिटी, इसका एक ही मतलब है। विद वोटिंग, यानी वोट डाल के कोई फैसला लिया जाए। और डिफरेंट वॉइस, सब अलग अलग बात बोले एक ही फैसले पर। और डिफरेंट व्यू, सबका नजरिया एक ही बात के लिए अलग अलग हो। या फिर विद डिस्प्यूट, वाद विवाद की कोई फैसला लिया जाए, तब उस कंडीशन में इन वर्ड्स को के साथ में प्लूरल हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखता हूं जिससे को देख के आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला एग्जांपल होगा द ज्यूरी हैज और हैव गिवन इट्स, या फिर देयर यूनानिमस
डिसीजन। और इसके साथ में एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, सेम इसकी तरह ही होगा। द ज्यूरी हैव गिवन इट्स और देयर मेजॉरिटी डिसीजन। यानी कि पहले जो हमने लिखा है उसको बता देता हूं। द ज्यूरी यानी कि न्यायाधीशों के समूह ने हैव गिवन दिया इट्स यानी उनका यूनानिमस डिसीजन यानी कि एकमत डिसीजन। तो द ज्यूरी है, उन्होंने एकमत डिसीजन दिया है, यानी कि ज्यूरी के साथ में हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर क्या होता है? हैज, तो हमें हैज यूज करनी है, हैव में। ऐसे ही इट्स देयर प्लूरल के लिए यूज होता है और इट्स सिंगुलर के लिए, तो इसमें इट्स आएगा देयर। इसमें द ज्यूरी हैव गिवन इट्स देयर मेजोरिटी डिसीजन। मेजोरिटी यानी डिवाइड में अलग अलग होकर डिसीजन लिया उन्होंने, तो यानी ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। यहाँ पे देयर होगा, इट्स नहीं होगा। इसका मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। जैसे हमारे स्कूल में होता है कि हम मॉनिटर के सिलेक्शन करते हैं। मॉनिटर के सिलेक्शन के लिए कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी क्लास एक ही स्टूडेंट की तरफ इशारा करती है कि ये होना चाहिए क्लास का मॉनिटर, जबकि कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग डलती है। कुछ लोग किसी बच्चे को वोट देते हैं, कुछ लोग किसी बच्चे को वोट देते हैं। इससे होता है, तो वो देख लेते हैं अपन। तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, द क्लास इज और आर डिवाइडेड on monitor selection। The class is are divided on monitors selection, यानी कि क्लास मॉनिटर के सिलेक्शन के लिए डिवाइड हो गई। डिवाइड का मतलब है अलग अलग, यानी कि कुछ लोग किसी बच्चे को दे रहे हैं वोट तथा कुछ लोग किसी बच्चे को मॉनिटर बनाना चाह रहे हैं, तो डिवाइड हो गई। डिवाइड के लिए जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब टॉपिक होगा आपके लिए। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।